जरूर इनकी कोई औरत भी साथी होगी। मैं दूसरा टुकड़ा उठाकर खाने लगा। रोटी मीठी थी और उसमें किशमिश भी डाली गई थी। मैंने पानी की छागल और मीठी रोटियों की पोटली को अपनी ऊँटनी की रख्त पर बांध दिया और लपक कर नुमाश के पास बरामदे में आ गया। नुमाश अपनी जवाहरात की रेशमी पोटली को अपनी तमीज के अंदर कमर के साथ बांध रही थी। मैंने उसे कहा कि कहीं उसके जवाहरात हमें किसी नई मुसीबत में मुब्तला न कर दें। उसने जवाहरात की पोटली कमर के साथ उड़स दी और मेरे हाथ को अपनी गर्म और खुश्क हथेलियों में थाम लिया। फिर बोली, अलशिकोल, मैं इन्हें कंकरियां समझकर फेंक दूंगी। तुमसे बढ़कर मेरे लिए दुनिया की कोई शय इतनी कीमती नहीं है। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ खींच लिया और उठते हुए बोला, मेरा ख्याल है कि मुझे इस पोस्ट का चारों तरफ से एक बार जायजा लेना चाहिए, तभी मैं चैन से यहाँ बैठ सकता हूँ। नुमाश मुझे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच रही थी। वो मुझे अपने से अलग नहीं करना चाहती थी, मगर मैं लीजन पोस्ट का एक सर्वे जरूर करना चाहता था। मैंने उसे कहा कि अभी 1 सेकंड में आता हूँ और बरामदे के कोने की तरफ जाकर आहिस्ता से नीचे रेत पर कूद गया। ये वो जगह थी जहाँ लकड़ियों का ढेर पड़ा था और जहाँ से काली बिल्ली म्याऊं करके भागी थी। मैं नीम तारीकी में चलता हुआ पोस्ट की लकड़ी के सतूनों वाली मुनहदिम दीवार के पास आ गया, जहाँ किसी जमाने में एक लीजन पोस्ट का दरवाजा होता होगा, क्योंकि यहाँ जगह खुली थी और लकड़ी का एक सतून भी था। मैं चलता चलता दीवार के अंदर ही अंदर बरामदे के सामने की तरफ चला गया। वहां से सहन का पूरा चक्कर लगाया। उसके बाद दीवार के बाहर चला गया। बाहर से भी पोस्ट का एक पूरा चक्कर लगाया। ये बात साबित हो गई कि वहां और कोई नहीं था। मैं वापस नुमाश के पास आ गया। अब रात ढलना शुरू हो गई थी। नुमाश बरामदे के सतून के पास फर्श पर घुटने सीने से लगाए सो रही थी। वो बिल्कुल किसी बच्ची की तरह लग रही थी। नींद ने अचानक उस पर हमला कर दिया था और वो हल्के हल्के खर्राटे ले रही थी। नींद मुझे भी आ रही थी, मगर ये जगह अभी खतरे से खाली नहीं थी। यहाँ कुछ भी हो सकता था। अगर ये 2 कज़्ज़ाक आ गए तो मजीद भी आ सकते हैं। मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि ये जगह महफूज है। हम सहरा के बीच में किसी टीले की ओट में होते तो मैं जरूर सो जाता, लेकिन उस हालत में नहीं सो सकता था। मैं बरामदे में ही टांगे नीची करके बैठ गया। रात काफी खुनक थी। नुमाश जिस अंदाज से सिमटी सिमटाई हुई सो रही थी, लगता था कि उसे सर्दी लग रही है। मैंने अपनी नीली चादर भी उस पर डाल दी। अपनी जगह पर आकर बैठ गया और अपने हालात पर गौर करने लगा। मैं कहाँ से चला था और कहाँ पर आ गया हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या कुछ होने वाला था, क्योंकि मैं खतरे के इलाके से किसी तरह भी बाहर नहीं था। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस को मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो गया होगा और यह हो ही नहीं सकता था कि वो मेरा ताक़ुब न कर रहे हों। इस एतबार से मेरा यहाँ बल्कि किसी भी जगह रुकना मुनासिब नहीं था, बल्कि मेरे हक में हलाकत खेज साबित हो सकता था। मैं उस दुश्मन सहरा से निकलकर बहुत जल्द हैफा पहुंचना चाहता था। दुश्मन के एक बड़े शहर में छुपना आसान होता है, जबकि खुले सहरा और छोटे कस्बे में हर वक्त पकड़े जाने का खतरा रहता है। यही सोचते सोचते मुझे भी नींद ने आ लिया। रात अभी मेरे अंदाजे के मुताबिक 2 घंटे बाकी थी। मैंने सोचा कि ये 2 घंटे सो जाना चाहिए। मैं वहीं बरामदे के गर्दालूद फर्श पर लेट गया। जब आंख खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। ख्वाब जैसी कैफियत में मुझे नुमाश के बालों में लगे हुए तेल की खुशबू महसूस हुई। आंखें झपका कर देखा, नुमाश मेरे ऊपर झुकी हुई मुस्कुरा रही थी। मैं जल्दी से उठ कर बैठ गया। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। नुमाश ने पानी की छागल और मीठी रोटी वाली पोटली मेरे आगे रख दी। फिर बोली, मैंने अपना हिस्सा खा लिया है, ये तुम्हारा हिस्सा है। तुम बहुत गहरी नींद सो रहे थे। मैं बरामदे से नीचे उतर आया, चारों तरफ एक गहरी निगाह डाली। ये वाकई एक तबाह हाल वीरान पोस्ट ही थी। सहन के सामने एक जगह पत्थर जोड़कर दायरा सा बना दिया गया था, जहां लीजन के यूनिट का झंडा लहराता होगा। मैंने जल्दी जल्दी मीठी रोटी का एक टुकड़ा खाया, छागल में से 4 घूंट पानी पिए और लाशों वाले कमरे में गया। नुमाश ऊँटनी के पास खड़ी जीम को अच्छी तरह से कस रही थी। दोनों सहराई कज़्ज़ाकों की लाशों ने बदबू देनी शुरू कर दी थी। सहराई चूंटियों की 2 लंबी कतारें अंदर की तरफ यलगार कर रही थीं। मैं बाहर निकल आया। उन डाकुओं का ऊँट गायब था। खुदा जाने वो रात को किस वक्त उठकर जिधर मुंह उठा भाग गया था। वैसे भी ऊँट हमारे लिए बेकार था। हम उसको इस्तेमाल करने की गलती कभी नहीं कर सकते थे। हमने तैयारी की। दिन शीशे की तरह रोशन था। धूप में अभी गर्मी नहीं आई थी। उसकी किरणें सहरा में तिरछी पड़ रही थीं। नुमाश ने ऊँटनी के रख्त की जीन को अच्छी तरह कस दिया। मैंने उसे अगली नशिस्त पर बैठने में सहारा दिया। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। मैं जल्दी से पिछली सीट पर बैठ गया। नुमाश ने बाग संभाली और उसे अपनी दाहिनी रान से हल्का सा टहुका देकर हल्क से खास आवाज निकाली। ऊँटनी उठ खड़ी हुई। नुमाश ने उसे बाएं जानिब मोड़ दिया।
लीजन पोस्ट के सहन का निस्फ चक्कर लगाने के बाद हम उस वीरान फौजी चौकी से बाहर निकल आए। नुमाश ने कुतबी सितारे की समत को जहन में रखा था, चुनाचे हम सहरा में उतर ही को निकल खड़े हुए। ऊंटनी नपीतुली रफ्तार से चली जा रही थी। धूप में शिद्दत आने लगी। सहरा एक बार फिर गर्म होकर तपने लगा। आगे सहरा नाहमवार था, कभी रेत की गहरी घाटी आ जाती। हमने मिली चादरों से गर्दन तक मुंह और सर ढांप रखा था। गर्मी शिद्दत पकड़ती गई, मगर हमने सफर जारी रखा। दोपहर को हम खुशकिस्मती से एक छोटे से नखलिस्तान में पहुंच गए, जहां पानी का एक छोटा सा चश्मा था। हमारी जान में जान आई। ऊंटनी को जी भर के पानी पीने को और झाड़ियों के पत्ते खाने को मिले। हमने जहां कुछ देर आराम किया, उस जगह हमें पहली बार सहरा में शुमाल मगरिब को ही जाता हुआ एक रास्ता मिल गया, जिस पर पहले से गुजरे हुए ऊंटों के पांव के निशानात मौजूद थे। नुमाश ने खुश होकर बताया कि ये काफिले का रास्ता है और हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। आगे जरूर अल दाखिल आएगा, और ऐसा ही हुआ। शाम से कुछ पहले हमें दूर एक कस्बे के सफेद मकानों के आसार नजर आने लगे। नुमाश बहुत खुश थी। उसने कहा, हम अपनी मंजिल के पहले पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। ये अल दाखिल का कस्बा है, जहां से हमें रबात को जाने वाला कोई काफिला मिल जाएगा। मैं फिक्रमंद था कि आगे आबादी आ रही है, कहीं मेरे लिए कोई नई मुसीबत न खड़ी हो जाए। आबादी में मेरे लिए कई मुश्किलात पैदा हो सकती थी। ऊंटनी कस्बे की तरफ बढ़ रही थी। कस्बे के बाहर दरख्तों के नीचे कुछ खाना बदोशों के खैमे नजर आए। अभी सूरज पूरी तरह गुरूब नहीं हुआ था। खाना बदोश औरतें आग जलाने और रोटियां पकाने की जतन कर रही थी। हम उनके करीब से गुजर गए। किसी ने हमारी तरफ तवज्जो न दी। मैंने नुमाश से कहा कि इसी जगह रुक जाते हैं। मैं कस्बे में दाखिल होने से गुरेज कर रहा था। नुमाश बोली, तुम फिर घबराने लगे। परेशानी की कोई बात नहीं, मेरे खामद के आदमी अब कभी हम तक नहीं पहुंच सकेंगे। हम कस्बे के किसी मकान में जाकर ठहरेंगे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उस कस्बे का नाम अल दाखिल ही था। नुमाश बड़ी महारत से सहरा में सफर करती हुई मुझे वहां तक ले आई थी। यह कस्बा ज्यादा बड़ा नहीं था। 150 कच्चे मकान थे। आबादी की एक जानिब कुछ खेत और दो एक फलों के बाग थे, जहां चश्मे से ठंडा पानी खेतों को सैराब कर रहा था। चंद एक यहूदी किसान काम कर रहे थे। नुमाश उस गांव में पहले भी आ चुकी थी, मगर जहां उसका कोई वाकिफकार या रिश्तेदार नहीं था, इसीलिए वो भी मुतमईन थी। हमने अंगूर के एक बाग के पास खजूर के दरख्तों तले ऊंटनी को रोका और नीचे उतर आए। बाग के चश्मे में से एक छोटा सा नाला निकलकर करीब से बहता हुआ गुजर रहा था, जहां हमने मुंह हाथ धोया, पानी पिया, रोटी के एक दो टुकड़े खाए और ताज़ादम हो गए। कस्बे पर शाम की सुरमई धुंध सी छाने लगी थी। सूरज मकानों के पीछे गुरूब हो चुका था। सहरा में जब सूरज गुरूब हो जाता है तो उसके बाद भी काफी देर तक सुनहरी और सुरमई सी रोशनी बाकी रहती है। नुमाश कहने लगी थी कि तुम जहाँ ठहरो, मैं कस्बे में जाकर किसी खाली मकान या सराय का पता करती हूँ। जहाँ तक मुझे याद है कि जहाँ सराय के नाम की कोई शय नहीं। बहरहाल मैं पता करके आती हूँ, तुम यहीं ठहरना। नुमाश पैदल ही कस्बे के मकानों की तरफ चल दी। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया। मुझे किसी जगह कोई फौजी जीप, ट्रक या किसी फौजी गाड़ी के आसार नजर न आए। मैं उठकर कस्बे को जाती हुई कच्ची सड़क के करीब आया और उसे गौर से देखा। जहाँ भी किसी फौजी या दूसरी गाड़ी के पहियों के निशान नहीं थे, सिर्फ ऊंटों के पांव और छकड़े के पहियों के ही निशान थे। मैं कदरे मुतमईन होकर वापस ऊंटनी के पास बैठ गया। जिस तरफ खाना बदोशों के फटे पुराने पैबंद लगे खैमे थे, उस तरफ से और कस्बे के मकानों में कहीं कहीं धुएं की लकीरें उठने लगी थीं। फजा में ऊंट के उपलों की बू रच गई थी। अंगूर के बाग में एक आदमी जिसने धारी धार लंबा कुर्ता पहन रखा था, फावड़ा उठाए किसी जगह से रेत और मिट्टी हटा रहा था। उस गांव में बिजली या टेलीफोन का कोई खंबा नहीं था। इस इंकिशाफ पर भी मुझे खुशी हुई। मेरे बारे में यहाँ से फोन या टेलीग्राफ के जरिए कोई इत्तला नहीं दी जा सकती थी। बस मुझे एक खतरा था कि नागहां कोई फौजी हेलीकॉप्टर या फौजी जीप नमूदार न हो जाए। नुमाश वापस आई तो उसने बताया कि गांव में एक खाली कोठरी किराए पर ले ली है, अब वहीं चलकर आराम करते हैं। मैंने पूछा कि काफिला रवाना कब होगा। वो मुस्कुराई, काफिला कल शाम को रवाना होगा। देखा, मैंने कहती थी कि मैं तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ला सकती। ये अल दाखिल है और अगला पड़ाव रबात का होगा, जहां से हमें बस मिल जाएगी। वो बहुत खुश थी। वो बहुत बड़े खतरे से निकल आई थी और मैं बहुत बड़े खतरे की तरफ जा रहा था। कुदरती तौर पर उसे खुश और मुझे फिक्रमंद होना चाहिए था। हमने ऊंटनी को साथ लिया। नुमाश ने उसकी मुहार थामी और पैदल ही गांव में दाखिल हो गए। आम किस्म का गांव नुमा कस्बा था। मैंने नुमाश से पूछ लिया कि जहाँ कोई पुलिस स्टेशन तो नहीं है। उसने मुझे पलट कर देखा और फिर बड़े इत्मीनान से सर को दाएं बाएं हिलाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। मैं कुछ और मुतमईन हो गया कि चलो कम से कम एक रात तो यहाँ आराम से गुजरेगी। आगे रबात से बसें चलती थीं, वहाँ जरूर थाना भी होगा। जब वहाँ पहुंचेंगे तो देखेंगे। नुमाश ने जो कोठरी किराए पर ली थी, उसके बाहर ऊंटों के चरने के लिए एक काफी बड़ी जगह बनी हुई थी। दीवार के साथ मिट्टी के 2 मटके पानी से भरे थे। कोठरी के अंदर सिर्फ एक ही खाट थी।
नुमाश ने आंखों को नचाते हुए कहा, यहाँ एक ही खाट है। मैंने औरत को यही बताया था कि हम मियाँ बीवी हैं। मैंने कोई गलत बयानी तो नहीं की ना? मैंने गर्दन को खुजाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। कोठरी में एक तरफ सूखी लकड़ियों का ढेर पड़ा था, उसके अलावा वहां और कुछ नहीं था। मैं खाट पर बैठ गया। नुमाश ने जल्दी से कहा, जरा उठो, मैं चादर बिछा देती हूँ। उसने नीली चादर उतार कर बिछा दी। हमारी ऊँटनी बाहर सहन में बैठी जुगाली कर रही थी। इतने में जिस औरत की कोठरी थी वो आ गई। लंबे नाक और लंबे दांतों वाली सांवली सी इसराइली औरत थी। चंगेर में 4 बड़ी बड़ी ज्वार की रोटियां रखी थी। ऊपर जैतून के तेल का छोटा सा प्लास्टिक का कटोरा था। मुझे देखकर मुस्कुराती हुई बोली, मैं तुम मियाँ बीवी के लिए खाना लाई हूँ। तुम आज रात मेरे मेहमान हो। कोठरी का किराया भी कल से शुरू होगा। रोटियों वाली चंगेर नुमाश ने पकड़ ली। मैं खाट पर उठ बैठा। नुमाश ने चंगेर मेरे आगे रख दी, खुद भी मेरे सामने बैठ गई और कोठरी की मालिकन से बातें करने लगी। उसने बताया कि रबात को यहाँ से 6-7 मुसाफिरों का एक काफिला कल शाम जाने वाला है, मगर मुसाफिर जमा न हुए तो औताश अपने ऊँट नहीं निकालेगा। मालूम हुआ कि औताश एक यहूदी सारबान है जो हफ्ते में एक बार अपने 4-6 ऊँटों पर सवारियां बिठाकर रबात की तरफ जाता है। वो उनसे फी सवारी $1 वसूल करता है। अगर मुसाफिर कम हो तो वो ऊँट बाहर नहीं निकालता। नुमाश ने कहा, बहन, हमारा रबात पहुंचना बहुत जरूरी है। हम अपने एक अजीज की शादी पर जा रहे हैं। हम औताश को किराया ज्यादा दे देंगे। औरत ने पैकहा लगाया और बोली, फिर तो वो अभी ऊँट निकाल लाएगा। बड़ा लालची है औताश, दुनिया में अकेला है, फिर भी एक एक सेंट जमा कर रहा है। जब वो चली गई मैंने नुमाश को मशवरा दिया कि औताश सारबान से अभी मिलकर बात तय कर लेनी चाहिए। हम उसे फी सवारी $6 अदा करेंगे। नुमाश ने जवार की रोटी का निवाला तोड़कर मुंह में रखते हुए कहा, इतनी जल्दी भी क्या है? औताश कहीं भागा नहीं जा रहा। सुबह उससे बात कर लेंगे। खुदा खुदा करके थोड़ा आराम करने को जगह मिली। मैं खाट से उठ खड़ा हुआ। नुमाश ने मेरी तरफ देखा और कहा, कहाँ चले? मैंने कहा, मैं अभी तय करना चाहता हूँ। कोठरी की मालिकन से मिलकर औताश का घर मालूम करता हूँ। नुमाश ने आहिस्ता से सर हिलाकर कहा, तुम न जाने क्यों इतने फिक्रमंद रहते हो। जाओ बात तय कराओ और सुनो, मेरा ख्याल है कि उसे कहो कि सिर्फ हम दोनों को लेकर चले। हम उसे बाकी सवारियों की भी रकम अदा कर देंगे। नुमाश की ये तजवीज मुझे भी पसंद आई। मेरे पास अगरचे कुछ डॉलर मौजूद थे, मगर नुमाश तो अपने सारे हीरे जवाहरात के अलावा डॉलरों की भी एक माकूल तादाद लाई थी, जो उसने प्लास्टिक की थैली में लपेट कर अपनी कमर के गिर्द बांध रखे थे। औताश सारबान का मकान गांव के कोने पर था। बाड़े में उसके ऊंट बंधे हुए थे। पहले तो उसने मुझे घास न डाली। जब मैंने उसे $50 पेश किए तो उसी वक्त रबात की जानिब कूच करने पर तैयार हो गया। मैंने उसे बताया कि हम कल दिन ढले रवाना होंगे। वो मेरे आगे पीछे फिर रहा था। बोला, मैं दोपहर को ही तैयार रहूंगा। हमें उससे सिर्फ एक ऊंट फालतू लेना था। हमारी ऊँटनी हमारे पास थी। मैंने वापस आकर नुमाश को अपनी कारगुजारी बताई तो वो कहने लगी, अब तुम्हें इत्मीनान से मेरे पास बैठकर कुछ अपनी बातें करनी चाहिए। आखिर हम मियाँ बीवी हैं। वो शरारत से हंस रही थी। रात हमने उसी कोठरी में गुजारी। दूसरे दिन दोपहर तक हम कोठरी के बाहर जरूरी तैयारियां करते रहे। ऊँटनी को चारा डाला, पानी पिया, अपने लिए भी गांव से नया लिबास खरीद कर पहना, खाना मंगवा कर खाया। दोपहर के बाद कोठरी में कुछ देर आराम किया और दिन ढलना शुरू हुआ तो हमने मालिकन को किराया अदा किया और औताश के घर की तरफ चल पड़े। वो तैयार था। नुमाश पहले ही अपनी ऊँटनी पर सवार थी। एक ऊँट पर मैं बैठ गया, दूसरे पर औताश सवार हो गया और हम रबात की तरफ रवाना हो गए। औताश आगे आगे था। वो काफिले के रूट पर चल रहा था। सहरा अगरचे बेकरां था, मगर चूंकि हम काफिलों की गुजरगाह पर रवां थे, इसलिए हर 20-25 मील के सफर के बाद कोई ना कोई नखलिस्तान आ जाता। वहां हम थोड़ी देर आराम करते और फिर सफर पर रवाना हो जाते। हमारा सफर रात भर जारी रहा। दूसरे रोज हम रबात पहुंच गए। रबात में दाखिल होते ही मैंने बिजली और टेलीफोन के खंभों को देखा तो मेरा दिल धड़क उठा। इसका मतलब था कि जहां पुलिस स्टेशन भी होगा। रबात काफी बड़ा कस्बा था और एक चटियल पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़ था। एक मुसाफिरों से भरी हुई बस रबात कस्बे की एक सड़क से निकल रही थी। नुमाश खुश होकर बोली, मैंने कहा था ना कि यहाँ से हमें बस मिल जाएगी। सारबान औताश ने कहा, ये बस हैफा तक नहीं जाती, सिर्फ हबान तक जाती हैं। हबान से बड़ी ठंडी बसें हैफा जाती हैं। हैफा से हमें बजरिया कश्ती पर स्टीमर तिब्रस फरार होना था। फरार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं दुश्मन का जासूस ही था और यकीनी तौर पर इसराइली इंटेलिजेंस मेरे पीछे लगी थी और मेरी तस्वीरें हैफा की बंदरगाह और फौजी अड्डों और इंटेलिजेंस के दफातर में पहुंच गई होंगी। लेकिन नुमाश भी घर से भाग कर आई थी और उसे हैफा में खतरा था कि कहीं उसके खामद के आदमी वहां पहले से न पहुंच गए हों, क्योंकि उसका खामद जानता था कि हैफा में उसकी मफरूर बीबी की सहेली रहती है जिसका खामद बहरिया में अफसर है। पहले तो उस अफसर को नुमाश ने अपना दूर का रिश्तेदार जाहिर किया था, लेकिन बाद में उसने बताया कि वो उसकी एक गहरी सहेली का खामद है। दोनों ने मोहब्बत की शादी की थी
और ये सब बातें अपनी जगह पर दुरुस्त थी, लेकिन हैफा के नाम ही से मेरे कान खड़े हो गए थे। हैफा इसराइल की दूसरी बड़ी बंदरगाह और बहुत मशहूर तिजारती शहर था, जहां फौज भी होगी, पुलिस भी और इंटेलिजेंस के आदमी भी जगह जगह तैनात होंगे। क्या मैं उनकी उकाबी नजरों से बचकर निकल सकूंगा? इस सूरत में कि उन तक मेरी तस्वीर भी पहुंच गई हो। मुझे यही अंदेशा था कि कहीं नोमाश की सहेली का खामद ही मुझे पहचान कर गिरफ्तार न करवा दे। सहरा में मुझे इतनी परेशानी महसूस नहीं हो रही थी जितना फिक्रमंद मैं रबात के बड़े कस्बे में हो रहा था। मैं चाहता था कि रबात से ही मैं किसी तरफ निकल जाऊं, मगर फिर वही बात के सहरा के रास्तों से नावाकिफ था।